स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। इसके अंदर 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि पूरे चैप्टर को कवर करते हैं और उनसे ही लगभग सारे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स जो होती हैं ना, वो जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, वो जो जिनके अंदर भी वॉल्यूम टर्म आती है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं जैसे कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये सब जो होती है ये वॉल्यूम पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं। ओके, सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ मोलैरिटी ऑफ H2O। यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है ना, इसके अंदर बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है इससे। डेंसिटी जब गिवन हो 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 kg पर लीटर, तो उसका जो मोलैरिटी होगी H2O की वो होगी 55.55। ओके। थर्ड पॉइंट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है। फिर अपन आते हैं जो जहाँ से न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं वो फॉर्मूलाज जो हैं कुछ। ठीक है। सो पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू ज़ाई ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू ज़ाई ए, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोलवेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ओके। और जैसे दो कंपोनेंट होते हैं एक लिक्विड कोई सॉल्यूशन के अंदर, एक कंपोनेंट ए है एक कंपोनेंट बी है, तो अपन उन दोनों के पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। उनको टोटल प्रेशर को अगर अपन उन दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे तो अपन को टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, वो बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ दिस। ओके, कुछ दे देंगे और अपन को क्या करना पड़ेगा कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं देंगे वो, और है ना अपने से टोटल प्रेशर पूछ लेंगे और सब सफिशिएंट डाटा दे देंगे, तो फिर अपन को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपन उसको जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे रखा उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो अपन को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ये तो जो अपन ने पढ़ा है ये मोल फ्रैक्शन, ये था लिक्विड फेज के अंदर। ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन वो ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है। और वो बोलते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज क्या होगा। ठीक है। सो उस क्वेश्चन के अंदर अपन को निकालना पड़ेगा। पहले अपन ने पार्शियल प्रेशर ऑफ जैसे एक कंपोनेंट का निकाला और दूसरे कंपोनेंट का निकाला, उसी पार्शियल प्रेशर को अपन टोटल पार्शियल प्रेशर से अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो अपन को वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। फिर अपन देखते हैं 6th पॉइंट। सो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज़ पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल्स टू ज़ाई ऑफ सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आना चाहिए था नीचे, लेकिन वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत ही कम होते हैं, इसकी वजह से अपन उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और अपन डायरेक्ट लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ओके। P node means vapor pressure of pure solvent and PS means vapor pressure of solution divided by P node. Okay. ये जो फॉर्मूला है इसमें डायरेक्ट पुट द डाटा एंड गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है। और इसको अपन किससे रिलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को अपन कैसे लिख सकते हैं? मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि कई क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर अपन को के बी जो जैसे कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है। सो जो जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर अपन वो मिला देते हैं, कोई भी सोल्यूट मिला देते हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। और वो उसको अपन डेल्टा उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। तो उसको अपन डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम इंटू आई होता है। एम होता है मोलैलिटी इंटू आई जो होता है वो वेंटो फैक्टर होता है, और के बी जो होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन होता है। ठीक है। तो फिर डेल्टा टी बी क्या होता है? टी बी ऑफ सॉल्यूशन माइनस डेल्टा टी बी
टी बी नोट ऑफ सोलवेंट इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम इंटू आई। आई जो होता है वो वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ये है ना इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइंड है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अपन इसको 1 लेते हैं, ठीक है। अब कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर के बी की वैल्यू नहीं गिवन होगी, ठीक है, और अपन को घुमा फिरा के कुछ अलग चीज़ दे रखी होगी, जैसे कि के बी अपने को दे रखा होगी डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन होगी। तो अपन उसको कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। सो अपन देखेंगे कि के बी इज इक्वल्स टू, अपन ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, के बी इज इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा टी नोट बी होल स्क्वायर एम अपॉन 1000 डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, ये आर जो होता है ना, ये तो सबको पता होगा कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और डेल्टा टी नोट भी अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, या फिर अपन को निकालना होगा। कोई भी सारी सफिशिएंट वैल्यू में से कुछ एक निकालनी होगी और बाकी गिवन होगी। एम जो होता है वो मोलर मास ऑफ सोलवेंट अपन को पुट करना है, और अपॉन 1000 और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। और कई बार ये करेंगे कि अपन को डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन भी नहीं देंगे और अपन को उसकी जगह अपन को दे देंगे लेटेंट हीट। तो अपन को कैसे सोल्व करना है, डेल्टा हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। और फिर वो मोलर मास से मोलर मास ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, और अपन को क्या मिल जाएगा, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में इस फॉर्मूले को अगर अपन लिखें तो अपन को क्या मिलेगा, के बी इज इक्वल्स टू आर डेल्टा टी नोट बी होल स्क्वायर और अपॉन 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, फिर अपन देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर तो एलिवेशन होता है, और वहीं अगर अपन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो कोई किसी लिक्विड के अंदर सोल्यूट मिलाने से तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो कम हो जाता है, तो उसको अपन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम इंटू आई। एम वही मोलैलिटी है, आई है वेंट होप फैक्टर, और के एफ है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। के एफ के बी अपन को गिवन होते हैं या फिर अपन को निकालने होते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन सब पे, ठीक है। और के एफ़ के लिए भी यही के बी जैसा फॉर्मूला डिफाइंड है, जैसे कि के एफ़ इज इक्वल्स टू आर टी नोट एफ होल स्क्वायर। ओके, जो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो प्योर फ्रीजिंग पॉइंट जो था उसका स्क्वायर इनटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन 1000 एंड डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। जस्ट अपन के बी की जगह के एफ पुट कर देंगे और सेम एज इट इज़ यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। के एफ अगर डायरेक्ट नहीं गिवन होगा तो अपन ऊपर वाले को अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिसके वजह से अपन को के एफ निकल आएगा और अपन डायरेक्ट फिर पुट कर सकते हैं इसके अंदर। आई जो होता है वो वेंट ऑफ फैक्टर होता है। ये 9th पॉइंट है अपना, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी इंटू आई। पाई जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी होता है टेम्परेचर, और आई जो होता है वो वेंट होप फैक्टर होता है, ठीक है। सो अपन को टेम्परेचर जो है वो केल्विन में रखना होता है हमेशा, और आर की यहाँ पे जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन को आर की वैल्यू 0.0821 ATM समथिंग रखनी होती है, यानी ATM के अंदर रखनी होती है। अगर अपन इसकी वैल्यू कुछ और पुट करें तो अपना आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। सो अपन इसको आगे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अपन ने एम है जो मोलैरिटी अपन ने पढ़ा था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन जस्ट अपन को एम को क्या लिख देंगे, एम इज इक्वल्स टू एन बाई वी, तो वी को उधर भी भेज देंगे तो बाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ओके, ये फॉर्मूला हो गया अपना डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। आई जो होता है वो वेंट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है। फिर अपन 10th पॉइंट देखते हैं। डायरेक्ट एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, नीट में भी बहुत बार पूछा गया है कि इफ़ 2 सॉल्यूशन है, अगर कोई 2 सॉल्यूशंस हैं और वो आइसोटोनिक है तो अपन को जस्ट क्या करना है कि उनके आर तो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, और टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये दोनों चीज़ कांस्टेंट होगी तो M1 इज इक्वल्स टू M2 कर देते हैं, मतलब
मोलैरिटी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ 2, यानी मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम भी सेम होता है तो वॉल्यूम भी कैंसिल आउट होता है। तो जस्ट अपन को क्वेश्चन आएगा तो जस्ट अपन को फर्स्ट का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू सेकंड के नंबर ऑफ मोल्स, अपन इन दोनों को कंपेयर कर देना है। क्या पूछेंगे, ये क्वेश्चन फ्रेम होगा कि मोलिकुलर वेट ऑफ सेकंड बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मास दे देंगे, मोलिकुलर वेट 2 का एक का दे देंगे, एक का पूछ लेंगे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस जो होता है ना, नेट मूवमेंट ऑफ सोलवेंट होता है, ठीक है। सोलवेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ओस्मोसिस के अंदर है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है। और यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन को घुमा देंगे, कैसे घुमाएंगे कि सोलवेंट का अपन ने लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन किया, यहाँ पे वो लिख देंगे सोल्यूट। तो अपन को याद रखना है कि सोलवेंट के लिए तो लोअर टू हायर होता है और वही सोल्यूट के लिए वो हायर टू लोअर होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आई थिंक AIPMT 2006 में भी पूछा गया था। P इज इक्वल्स टू KH/X, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ये अपना, ये हेनरीज कांस्टेंट होता है KH, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर के लिए ये है फॉर्मूला। इनटू X, X है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। जो कोई भी गैस है उसका लिक्विड के अंदर क्या मोल फ्रैक्शन है वो अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। KH जो है वो हेनरीज कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो प्रेशर के जैसी ही होती है, डिटो सेम ATM वगैरह, ठीक है। और P जो होता है ये अपना मतलब प्रेशर होता है, ठीक है। ये अब इसका एक एप्लीकेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे ना तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो होता है ना गैस के अंदर है ना ये सोल्यूबिलिटी होती है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और फिर इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ना वो कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर के अंदर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि 12th पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद अपन वेंट होप फैक्टर क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो वेंट होप फैक्टर जो होता है वो नॉर्मल मोलर मास अपन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। नॉर्मल मोलर मास जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है, ठीक है, जो अपन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व होता है ना, जो एक्सपेरिमेंट करके अपन देखते हैं उसको अपन एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में अगर अपन वेंट फैक्टर का फॉर्मूला देखें तो I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 13 पॉइंट, ठीक है। अब वेंट होप फैक्टर जो होता है डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर डिसोसिएशन वेंट होप फैक्टर की वैल्यू जो होती है ना 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा था कि वेंट होप फैक्टर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो I की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कोई ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है कैलकुलेटिव से, इसीलिए I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। डिसोसिएशन की बात करें तो NaCl जब डिसोसिएट होता है तो Na+Cl- में टूटता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ NaCl इनिशियली जब अपन ने रिएक्शन शुरू की तो 1 मोल ऑफ NaCl था और फाइनली मतलब इनिशियली Na+ का 0 मोल्स थे और 0 मोल्स ऑफ Cl- थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ डिसोसिएशन हुआ होगा और 1- कुछ अल्फ़ा नंबर ऑफ मोल्स इसके टूट गए होंगे और अल्फ़ा नंबर ऑफ मोल्स Na+ के बन गए होंगे, अल्फ़ा नंबर ऑफ मोल्स Cl- के बन गए होंगे, ठीक है। अगर अपन यही कुछ देर के बाद जो टूट जाते हैं इसको इनके सम को ही अपन बोलते हैं वेंट होप फैक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे 1 + अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे वेंट होप फैक्टर I इज इक्वल्स टू 1 + अल्फ़ा। यहाँ पे कई बार एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है लेकिन वो फॉर्मूला ज़्यादा अच्छे से रटने की ज़रूरत नहीं है, अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अपन को जस्ट तोड़ना है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरह अपन को अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे
स्टोइकियोमेट्री से अपन को इसको रिलेट करना है और फिर अपन इसकी आई की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अगर ये 100% डिसोसिएट होता तो अपन आई की वैल्यू मतलब 2 रखते, क्योंकि 1 मोल्स ऑफ NaCl मिल रहा था और 1 मोल ऑफ Cl-, लेकिन कुछ परसेंटेज टूट रहा है, तो अपन कैसे पता करेंगे कि अगर कुछ परसेंटेज टूट रहा है तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी। तो अपन यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अपन निकाल लेंगे और यहाँ पे आई की जगह आई के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। एसोसिएशन की बात करते हैं। एसोसिएशन के अंदर जो होता है ना, आई की वैल्यू जो होती है ना, वो ऑब्जर्व मतलब कैलकुलेटेड ज़्यादा होती है और ऑब्जर्व्ड कम होती है। सो इसीलिए इसकी आई की वैल्यू <<1 होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका CH3COH, ये NCERT में भी गिवन है और JEE में भी एक बार पूछा था, ठीक है। CH3COH जो होता है ना, मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं। ये क्या करते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं, इसीलिए इनकी आई की वैल्यू <<1 होती है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है, बस वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + α/2 हो जाएगा CH3COH के केस में, ठीक है, = I, ठीक है। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रोल्स लॉ जो होता है उसके अंदर डेविएशन होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन या फिर कोई भी डेविएशन नहीं होगा। सो उसके लिए एक ट्रिक है कि पॉजिटिव डेविएशन जो होती है ना, वो मोस्टली अल्कोहल शो करते हैं, मोस्टली अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और CCl4 और CH2 भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और नेगेटिव डेविएशन के अंदर मोस्टली एसिड्स और CHX3 और जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, ठीक है। ये सब जो होते हैं ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं और पॉजिटिव डेविएशन मोस्टली अल्कोहल और CCl4 CH2 शो करते हैं, ठीक है। और ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो बिल्कुल भी डेविएशन शो ही नहीं करते, ठीक है, जैसे कि जिनका साइज सेम होता है ना, वो डेविएशन शो नहीं करते। जैसे कि अपन देख सकते हैं C2H5Cl प्लस C2H5Br, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का लगभग साइज सेम है, क्योंकि C2H5 तो दोनों में कॉमन है और क्लोरीन और ब्रोमीन का लगभग सेम ही होता है, ठीक है, साइज। तो अपन बोल सकते हैं कि कोई भी डेविएशन शो नहीं करेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली साइज सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर अपन एग्जांपल लें C2H5Cl प्लस C2H5I, यहाँ पे साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए अपन ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। फॉर ऑल सॉल्यूशंस, आइडियल या नॉन आइडियल, जो कोई भी सॉल्यूशन, अगर अपन कोई भी 2 सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं या फिर 2 सॉल्यूशन होते हैं, उसके अंदर ΔS = 0 होता है, क्योंकि ΔS जो होते हैं वो मतलब रेंडमनेस होती है, ठीक है। सो रेंडमनेस जो होती है ना, मतलब मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो <0 होता ही है, क्योंकि हमेशा पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। ΔG मिक्स जो होता है वो <0 होता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तभी तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, वरना करेगी ही नहीं, ठीक है। सो अपन ने पूरे 15 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसोल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अपन ने देखा है कि 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कि एक अपने वाटर था, ठीक है, उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ वाटर थे, उसके अंदर अपन ने एक मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। अपन ने देखना है कि रिलेटिव वेपर प्रेशर देखना है। सो अपन ने यहाँ पे जस्ट अपन को मोल फ्रैक्शन के बारे में सोचना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब वाटर का पूछा है तो वाटर के क्या गिवन है, यहाँ पे 2 मोल्स गिवन है, ठीक है। सो अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 2 तो वाटर के ही हैं प्लस 1, दैट इज़ 1 नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की हो जाएंगे, तो 2/3 इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज़ 70 टोर, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं यही क्वेश्चंस। सो अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब इन्होंने P0 A गिवन है, ठीक है, मतलब प्योर गिवन है, P0 A = 70 टोर एट 27 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड B, ठीक है।
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपन को गिवन है 0.2 एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 84 टोर। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है इसमें। ठीक है, एक सॉल्यूशन है अपने पास ए। ओके, ए सॉल्यूशन है एक अपने पास, एक बी पास। ठीक है, और पी नोट ए अपन को गिवन है, अपने को इज इक्वल्स टू 70 टोर। ठीक है, और अपन को जाई ऑफ बी गिवन है, 0.2। ठीक है, और अपन को टोटल गिवन है, पी टोटल अपन को गिवन है कि 84। ओके, तो अपन को पी नोट बी फाइंड आउट करना है। तो अपन ने ये फॉर्मूला लगाएंगे कि पी टी इज इक्वल्स टू पी नोट ए जाई ए प्लस पी नोट बी इंटू जाई बी। ओके, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल प्रेशर गिवन है अपने को, 84 गिवन है। टोटल प्रेशर अपने को 84 गिवन है इज इक्वल्स टू 70 इंटू अपन को ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गिवन है। तो अब मैंने बताया था कि किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गिवन होगा तो अपन दूसरे को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 में से माइनस करके। ठीक है, तो 1 माइनस 0.2 क्या हो जाएगा, 0.8। ओके, प्लस अपन को फाइंड आउट करना है पी नोट बी इंटू इसका तो गिवन ही है अपने को 0.2। ठीक है, सो सिंपल कैलकुलेशन है, अपन को सिंपल कैलकुलेट करना है और अपना आंसर तुम कैलकुलेट इसको कर सकते हो। जैसे कि ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और 8 7 जो 56 प्लस 0.2 पी नोट बी इज इक्वल्स टू 84। ओके, सो आंसर आ जाएगा अपना पी नोट बी जो होगा, पी नोट बी का आंसर होगा, पी नोट बी इज इक्वल्स टू 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैंने तुम्हें इक्वेशन बना के दे दी है। ठीक है, जस्ट तुम्हें क्या करना है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस करना है। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2। ठीक है, अपन ने देखा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या पढ़ा था कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है कि के बी। ओके, के बी अपना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, इज़ द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, अपन ने पढ़ा था के बी इंटू एम इंटू आई। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो इसके लिए अपना आंसर आ जाएगा मोलैलिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज इफ। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि पाई वी इज इक्वल्स टू NRT। ओके, यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर अपन को इंक्रीज़ करना है, ये चीज़ अपन को इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को लोअर करेंगे नहीं, क्योंकि टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो ये तो इंक्रीज़ होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं, वॉल्यूम इधर जाएगा, इधर मूव करेगा तो नीचे जाएगा, तो वॉल्यूम अगर अपन इंक्रीज़ करेंगे तो वो चीज़ तो डिक्रीज़ होगी ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। और फिर अपन देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हाँ, अगर अपन n की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे ना तो अपन की पाई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, AIPMT 2006 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ड्यूरिंग ओस्मोसिस द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज। मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है अपना, सोलवेंट होता है ना। तो देखो कि अगर अपन देखें यहाँ पे कि ओस्मोसिस के टाइम जो होता है ना कि सोलवेंट जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन पे मूव करता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि लेकिन मूवमेंट जो होता है ना दोनों तरफ होता है मूवमेंट। सोलवेंट इधर भी मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव करता है, लेकिन जो नेट मूवमेंट होता है ना
वो लोअर टू हायर होता है, ठीक है। लेकिन फ्लो तो दोनों तरफ ही होता है ना, तो ये क्वेश्चन है फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्लो दोनों तरफ होता है लेकिन अनइक्वल होता है, जिसकी वजह से मेजर वाला अपन मतलब कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ओके।